कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, काशी राज्य में प्रताप मुकुट नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। उनका वज्रमुकुट नाम का एक बेटा था। उसके माता पिता दोनों उससे बहुत प्यार करते थे और हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि उनका राजकुमार हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे। मंत्री का बेटा गुलाबदास राजकुमार की ही उम्र का था और वे बहुत अच्छे दोस्त थे। गुलाबदास बेहद बुद्धिमान थे और हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि राजकुमार को कोई परेशानी न हो। राजा प्रताप गुलाबदास की बुद्धिमत्ता से अवगत थे और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि गुलाब हमेशा उनके बेटे राजकुमार वज्र के साथ रहे। वे एक साथ बड़े हुए और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन वज्र ने जंगल में शिकार करने जाने की योजना बनाई। वह अपने मित्र गुलाब और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकला। घने जंगल में प्रवेश करने के बाद राजकुमार ने एक सुनहरा हिरण देखा और उसका शिकार करना चाहा। उसने अपने घोड़े पर सवार होकर हिरण का पीछा किया। गुलाबदास ने राजकुमार का पीछा किया और हिरण पूरी गति से दक्षिण दिशा में भागने लगा। हालांकि राजकुमार वज्र ने हिरण का पीछा करना जारी रखा। काफी देर तक पीछा करने के बाद हिरण घने जंगल में गायब हो गया। अब राजकुमार और उसका मित्र गुलाबदास घने जंगल में थे और रास्ता भटक गए थे। सैनिक भी राजकुमार और उसके मित्र से अलग हो गए। जब राजकुमार को हिरण के पदचिह्न नहीं मिले तो वह नदी तट पर थककर निश्चिंत हो गया। उन्हें जगह और नदी का नाम भी नहीं पता था। गुलाबदास ने अपने राजकुमार को वहीं रुकने के लिए कहा और उसने खाने के लिए कुछ जंगली फलों की व्यवस्था की। खाने के बाद बहुत देर तक पीछा करने के कारण उन दोनों को नींद आ गई और वे नदी किनारे एक पेड़ की छाया में सो गए। कुछ देर बाद अचानक लड़कियों की आवाज से राजकुमार की नींद टूट गई। उसने नदी के विपरीत किनारे पर एक खूबसूरत लड़की को कुछ अन्य खूबसूरत युवा लड़कियों के साथ बैठे देखा। जब राजकुमार ने उस लड़की को देखा तो वह उसकी सुंदरता की प्रशंसा की, उससे प्यार करने लगा और घोषणा की, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उस खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर गुलाबदास जाग गया और पूछताछ करने पर उसे पता चला कि नदी के उस पार एक खूबसूरत लड़की है और राजकुमार उस पर मोहित हो गया है। राजकुमार बार बार कहता रहा कि वह एक खूबसूरत लड़की है और वह उससे शादी करना चाहता है। गुलाबदास ने राजकुमार को समझाने की पूरी कोशिश की और उसे अपने राज्य में वापस लौटने की सलाह दी। हालांकि उसे एहसास हुआ कि राजकुमार उस खूबसूरत लड़की से प्यार करता था। इसलिए उसने लड़की का पता लगाने में अपने दोस्त राजकुमार वज्र की मदद करने का फैसला किया। उसने राजकुमार से लड़की द्वारा किए गए सभी कार्यों को बताने के लिए कहा। राजकुमार की बात सुनकर गुलाबदास ने निष्कर्ष निकाला कि वह कर्नाटक राज्य से है और कर्नाटक की राजकुमारी है। उन दोनों ने राजकुमारी से मिलने के लिए कर्नाटक जाने की योजना बनाई। एक दिन की यात्रा के बाद वे कर्नाटक की सीमा पर पहुंचे। इस बीच गुलाबदास ने अपने मित्र राजकुमार वज्र से अनुरोध किया कि वह उन्हें स्थिति का प्रबंधन करने दे, और वज्र ये जानकर सहमत हो गए कि उनका मित्र बहुत बुद्धिमान था। कर्नाटक की सीमा में प्रवेश करने पर उन्हें एक छोटा सा घर मिला जहां एक बूढ़ी औरत बैठकर घर का कुछ काम कर रही थी। वे उसके पास आए और बोले, हे माँ, क्या हमें पीने के लिए कुछ मिल सकता है? बुढ़िया बहुत दयालु थी। उसने पानी की पेशकश की और उनसे अपने स्थान पर भोजन करने के लिए कहा। खाना खाने के बाद गुलाबदास ने बुढ़िया से पूछा, हे माँ, क्या हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं? उसने अपना परिचय दिया और वह बहुत खुश हुई कि राजकुमार और उसका दोस्त उसके घर में रहना चाहते थे। फिर गुलाबदास ने बुढ़िया से पूछा कि वह सुबह कहाँ काम करती है। उसने उत्तर दिया कि वह राजकुमारी देवरूपा की सेवा में राजा के यहाँ काम करती हूँ। गुलाबदास ने तुरंत महिला से अनुरोध किया, माँ, क्या आप हमारे लिए एक और उपकार करेगी? वह खुशी से सहमत हो गई। उसने राजकुमारी को संदेश देने के लिए कहा कि एक राजकुमार उससे मिलने आया है,
जिसे उसने परसों नदी तट के दूसरी ओर देखा था। वह काशी का राजकुमार वज्र मुकुट है और वह उससे मिलना चाहता है। बुढ़िया ने राजकुमारी देवरूपा को अकेला पाकर यही बात बताई। राजकुमारी को बुढ़िया पर बहुत गुस्सा आया। उसने उस पर चंदन फेंक दिया और बोली, अरे पगली बुढ़िया, तू क्या कह रही है? मेरे कमरे से बाहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे चेहरे पर दोनों हाथों से वार कर दूंगी। राजकुमारी देवरूपा की बातें सुनकर बुढ़िया डर गई और भाग गई। उसने ये बात गुलाबदास को बताई तो वह हंस पड़ा। बुढ़िया हैरान रह गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गुलाबदास ने मुस्कुराते हुए राजकुमार और बुढ़िया दोनों से कहा कि राजकुमारी देवरूपा बहुत खुश है और राजकुमार से मिलना चाहती है। राजकुमार और बुढ़िया दोनों तुरंत खुश हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि गुलाबदास ने स्थिति की व्याख्या कैसे की है। अगले दिन उसने बुढ़िया को एक नया संदेश भेजा। राजकुमारी ने आभारी होने के बजाय बुढ़िया के चेहरे पर स्याही की बोतल फेंक दी। राजकुमारी की हरकत से बुढ़िया डर गई और भाग गई। उसने ये बात गुलाबदास को बताई तो गुलाबदास फिर मुस्कुराए और बोले, हे मेरी भोली माँ, तुम एक खूबसूरत राजकुमारी की भाषा कभी नहीं समझ पाओगी। ये संदेश संप्रेषित करने का उसका तरीका है। वह राजकुमार से पूर्णिमा के दिन आधी रात को मिलने के लिए कह रही है। गुलाबदास ने अपने मित्र राजकुमार वज्र को राजकुमारी के महल में प्रवेश करने में मदद की। राजकुमार को देखते ही उसने तुरंत उसे गले लगा लिया और वे दोनों वहां सुखपूर्वक रहने लगे। गुलाबदास अपने मित्र राजकुमार वज्र की प्रतीक्षा में बुढ़िया के यहाँ रुक गए। कुछ दिनों के बाद राजकुमार ने सोचा कि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त गुलाबदास से मिलना चाहिए, क्योंकि उसे उसके साथ की याद आ रही थी। राजकुमार वज्र के मुख से ये सुनकर राजकुमारी देवरूपा बहुत परेशान और क्रोधित हुई। हालांकि उसने ऐसा दिखावा किया मानो वह अपने दोस्त गुलाबदास को धन्यवाद देना चाहती हो और उसके लिए खुद ही व्यंजन तैयार कर लिया। उसने सलाह दी कि वह खाना गुलाबदास को ही दे दे। राजकुमार ने उसके निर्देशों का पालन किया और अपने दोस्त को बढ़िया भोजन पेश किया और उसे बताया कि यह राजकुमारी देवरूपा द्वारा तैयार किया गया था। गुलाबदास ने अपने मित्र से पूछा कि क्या उसने कोई भोजन चखा है। उसने ना में सिर हिलाया। तो गुलाबदास ने कहा, अच्छा, खाना जहरीला है, इसका सेवन मत करो। गुलाब की यह बात सुनकर राजकुमार सदमे में आ गया और उसकी बात से असहमत हो गया। अपनी बात को साबित करने के लिए गुलाबदास ने वहां बैठे एक कुत्ते को रोटी का टुकड़ा खिलाया, जिसे खाने के बाद कुत्ता मर गया। राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था और वह बहुत परेशान था। उन्होंने तुरंत घोषणा की, मैं देवरूपा को मार डालूंगा, वह तुम्हें मारना चाहती है। गुलाबदास फिर मुस्कुराए और बोले, हे राजकुमार, राजकुमारी देवरूपा तुम्हारे प्रेम में पागल है। वह नहीं चाहती कि तुम्हारा ध्यान कहीं और जाए, इसलिए वह मुझे मारना चाहती है ताकि तुम हमेशा उसके साथ रह सको। यह अधिकारपूर्ण प्रेम का एक रूप है। गुलाबदास ने गहन विचार करने के बाद राजकुमार से कहा कि जाओ और राजकुमारी देवरूपा ने जो भी आभूषण पहने हुए हैं उन्हें इकट्ठा करो और उसकी जांघ पर त्रिशूल का प्रतीक बनाओ। ऐसा लगना चाहिए जैसे किसी ने उसकी जांघ पर त्रिशूल रख दिया हो। उसने वैसा ही किया। उसके सारे गहने गुलाबदास के पास ले आए और उसकी जांघ पर त्रिशूल से चिन्ह बना दिया। गुलाबदास ने अपनी वेशभूषा बदलकर शमशान के तांत्रिक की तरह दिखने लगा और राजकुमार वज्र से कहा कि वह एक नौकर की तरह कपड़े पहने और सारे गहने शहर के एक बड़े व्यापारी को बेचने की कोशिश करे। उन्होंने ये भी सलाह दी कि यदि कोई उन्हें पकड़ ले तो उन्हें बता देना कि ये तुम्हारे गुरु के आभूषण हैं और तुम उन्हें उनके लिए बेचना चाहते हो। उन्हें मेरे पास लाओ। राजकुमार ने गहने शहर की सबसे बड़ी दुकान में दिखाए और उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह राजकुमारी का आभूषण है। उन्होंने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने राजकुमार और उसके गुरु तांत्रिक गुलाबदास को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें राजा के दरबार में पेश किया।
गुलाबदास ने एक तांत्रिक की तरह कपड़े पहनकर राजा के दरबार को सूचित किया कि उसे ये गहने एक वेश्या ने दिए थे जो रात में उससे मिलने आई थी। यदि आपको विश्वास न हो तो आप जांच कर सकते हैं, मैंने उसकी जांघ पर त्रिशूल से चिन्ह बना दिया है। राजा समझ गया कि तांत्रिक पहचान छुपाने के लिए राजकुमारी को वेश्या बता रहा है। राजा ने अपनी पत्नी को राजकुमारी की जांघ पर चिन्ह की जांच करने का आदेश दिया। रानी ने प्रतीक की पुष्टि की और राजा ने अपने राज्य और राजकुमारी की बदनामी से बचने के लिए बिना कुछ पूछताछ किए उसे राज्य से बाहर करने का दंड दे दिया। राजकुमार कर्नाटक राज्य के बाहर इंतजार कर रहा था और राजकुमारी को अपने साथ लेकर अपने राज्य में लौट आया। राजा और गुलाबदास के माता पिता दोनों राजकुमार और गुलाबदास को वापस देखकर खुश हुए। उन्होंने राजकुमार के साथ राजकुमारी की शादी तय की और उसके बाद सभी खुशी से रहने लगे। अब बेताल ने विक्रम से पूछा, हे बुद्धिमान राजा, मुझे बताओ कि इस कहानी में पापी कौन है। विक्रम कुछ देर रुके और बेताल को उत्तर देने लगे। गुलाबदास सच्चा मित्र था। उसके कार्य हमेशा राजकुमार की रक्षा करने और उसकी इच्छा को प्राप्त करने में मदद करने के लिए थे, इसलिए उसके कार्यों को पाप नहीं माना जा सकता है। बुढ़िया अपने मेहमानों की मदद कर रही थी और अपनी राजकुमारी और राजकुमार को मिलने में मदद करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए इसे पाप नहीं कहा जा सकता। राजा ही पापी है। उन्होंने कहानी का एक पक्ष सुनकर निर्णय लिया और अपनी बेटी की कहानी जानने की कोशिश भी नहीं की। उसने पूरी स्थिति को समझे बिना ही उसे सजा दे दी। कहानी का नैतिक ये है कि यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपके फैसले अन्य लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, तो आपको शांत रहना होगा और अपना निर्णय देने से पहले स्थिति के सभी पहलुओं का विश्लेषण करना होगा। राजा के उत्तर से बेताल खुश हुआ और बोला, ये सभी के लिए एक सबक होगा। यदि आप आधिकारिक पदों पर हैं, तो हमेशा सभी तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद निर्णय लें। ये बात विक्रम को बताकर वह वापस अपने पेड़ की ओर उड़ गया और राजा विक्रम फिर से बेताल को पकड़ने के लिए लौट गए। I hope you enjoyed the story. If you like it, please subscribe to our channel, Invasion India. Also share and comment to make us better. You can check out our website invasionindia.in. Click the bell icon to get notified for our new stories. Thanks for your time. We'll meet soon in the next story. Till then, let's explore.